प्रिय छात्रों, गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आ रहे आई बटन में जाकर देख लें। परिमाप और क्षेत्रफल के तीसरे भाग में आज मैं आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो इसमें एक समलंब चतुर्भुज है ए बी डी और ई। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले मैं ई से बी डी पर एक लंब डाल रहा हूँ सी तक। ई सी लंब है बी डी पर। तो लंब जब डाला जाता है तो वो जहाँ पे मिलता है वहाँ समकोण बनाता है। तो ये आकृति है वो हमारी दो भागों में बट गई। ये हमारा आयत बन गया एक, और ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जैसा हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब यहां पर मान लिया मैं इस भुजा को ए से बी को एच मान लेता हूं, तो सामने वाली भुजा भी हमारी एच ही होगी। और बी से सी तक को मैं अगर ए मानता हूं तो ये भुजा भी हमारी ए होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। सी से डी को मैं सी मान लेता हूं, और जो हमारी टोटल है बी से लेकर के डी तक उसको बी मान लेता हूं। तो ये हमारा चित्र है जो समलंब चतुर्भुज का है ए बी डी और ई। इसके हमने दो भाग कर लिए, और ये अलग अलग हम एक बार सुविधा की दृष्टि से सूत्र निकालने के लिए हम इनको मान लेते हैं कि ये लंबाई h है, ये यहाँ से यहाँ तक a है, और यहाँ से यहाँ तक c है, और टोटल d से b तक है वो b है। चित्र को आप ध्यान से समझेंगे तो आपके अच्छी तरह से समझ में ये आ जाएगा। अब जो ये सारी हमारी यहाँ से यहाँ तक b से d तक हमने b मानी है, तो इस b से d के दो टुकड़े हो गए। एक तो हो गया b से लेकर c तक, और एक हो गया c से लेकर d तक। तो ये जो b है हमारी, ये इसके दो भाग हो गए a प्लस c। ये टोटल हमारी b थी, यहाँ से यहाँ तक हमने इसको b माना। इसके दो भाग हो गए कौन कौन से? एक तो हो गया b से c जिसको हमने a माना, और एक हो गया c से d जिसको हमने c माना। तो b बराबर a प्लस c हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ सूत्र का निर्माण करते हैं। तो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई ये कोई आकृति है हमारी, जिसमें ए बी डी ई एक समचतुर्भुज है। माना ए बी बराबर एच तथा बी डी बराबर बी सी प्लस सी डी। यहाँ बी डी बी माना है तथा बी सी को ए माना है और सी डी को सी माना है। तो बी बराबर सी प्लस ए, जैसा कि मैंने आपको ये ऊपर समझाया था कि बी बराबर ए प्लस सी या सी प्लस ए हमें प्राप्त हो जाएगा। ई सी समांतर ए बी खींची है। ये जो ई सी है ये ए बी के समांतर खींची है। आकृति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें एक आयताकार और जिसका नाम है ए बी सी ई, तथा एक त्रिभुजाकार डी सी ई। एक तो बन गई हमारी ए बी सी ई आयताकार आकृति, और दूसरी बन गई हमारी डी सी ई ये त्रिभुजाकार। यहाँ पे क्या है, कोण है वो सी,
समकोण है, तभी तो ये आयत बनता है, क्योंकि आयत का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है। और इधर ये समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है। अब हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक तो ये आयत और दूसरा त्रिभुज, इन दोनों का जोड़ेंगे, यानी समलंब चतुर्भुज ए बी डी ई का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा। एक तो आयत ए बी सी ई और दूसरा त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल, जो हम इसमें जोड़ेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये मान लिया इसकी लंबाई h मानी थी हमने, गुणा चौड़ाई इसकी a थी, तो h गुणा a प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें जोड़ रहे हैं, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये आधार है h, तो इसके सामने वाला ये भी h होगा। मान लिया ये त्रिभुज का आधार मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे इसको आधार मान लो चाहे इसको आधार मान लो। अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगी और ये आधार है तो ये ऊंचाई हो जाएगी, तो हमने इसमें इसको आधार माना है, तो ये हो गया h गुणा सी। यहाँ पे h बाहर निकाल लेता हूँ, तो a बचेगा, बटा में 1 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे ये h बाहर आ गया तो c/2 बच गया। जब मैं इसका 1 और 2 का लघुत्तम लेता हूँ तो 2 आता है, 2 को 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 2 को a से गुणा करता हूँ तो ये हो जाएगा 2a प्लस c। h बराबर इस 2a के 2 टुकड़े कर लिए, a प्लस c यहाँ पे था, a और a कितने हो गए 2a, a और a 2a है। अब ये जो a प्लस c है इसका मान हमने क्या निकाला था b रख दिया, तो h बार ही है, तो ये आ गया a प्लस b/2। अब हम इसको क्या कहेंगे कि ये ऊंचाई है h हमारी, त्रिभुज की ऊंचाई थी, वो आयत की लंबाई थी, इसको ऊंचाई माने। ये हो गया समांतर भुजाओं का योग a प्लस b, ये भुजा a हो गई और टोटल हमारी b हो गई। ये भुजा a है और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने b मानी थी, तो समांतर भुजाओं का योग हो गया a प्लस b बटे में 2। तो इस सूत्र को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमारा बन जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग जो a प्लस b है गुणा ऊंचाई, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग या इनके बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो ऊंचाई होती है। तो इस तरह से हमने है इसमें वो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना सीखा। आकृति को 2 भागों में बांट करके एक आयत बन जाएगा और एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल करके हम इनको जोड़ देंगे। इसी तरह सवाल में भी हम क्या करेंगे, सीधा फार्मूला लगाएंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी जो ऊंचाई कहलाती है। दूसरा, हम अगर हमें कोई सामान्य चतुर्भुज दिया हुआ है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। ये एक ABCD एक सामान्य चतुर्भुज है। इसमें हम क्या करते हैं, एक विकर्ण खींच लेते हैं AC, हम इसको 2 भागों में बांट लेते हैं। चतुर्भुज के 2 भाग बन गए, ये एक त्रिभुज बन गया हमारा और ये हमारा दूसरा त्रिभुज बन गया, यानी चतुर्भुज के हमने 2 भाग कर लिए, दोनों भाग त्रिभुजाकार आकृति में हमें प्राप्त हो गए। अब हम क्या करेंगे, A से C को जो हमने मिलाया है तो ये दोनों शीर्ष तो हमारे काम आ गए हैं, ये विकर्ण है। अब हमारे 2 शीर्ष बचते हैं B और D। B और D से हम क्या करेंगे, B से AC पर एक लंब डालेंगे B के, और D से DN AC पर एक लंब डाल लेंगे। लंब का मतलब है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कोण है वो समकोण बनता है। यहाँ पर ये कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण बन जाता है। लंब
जहाँ पे डलता है वहाँ समकोण की रचना होती है। तो यहाँ जो बी के और डी एन है वो ए सी पर लंब है, बी और डी शीर्ष से, बी और डी शीर्ष से ए सी विकर्ण पर ये दोनों लंब डाले गए हैं। तो सामान्य चतुर्भुज का एक विकर्ण ए सी खींचकर हम इसे दो त्रिभुजों में बांट सकते हैं। यहाँ बांटने या विभक्त की जो क्रिया है वो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में सहायता करती है कि हम एक सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो उसको दो त्रिभुजों में बांट करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा? ये दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इनका योग करेंगे, एक त्रिभुज तो इसमें बनेगा त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी ये त्रिभुज बन गया हमारा ये। और दूसरा बनेगा त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी यानी एक हमारा ये त्रिभुज बन गया। पहला ये त्रिभुज है, दूसरा ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज हमारे बन गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मान लिया इसकी ये ऊंचाई है त्रिभुज की h1 है और ये अगर हम h2 मान लें तो जो त्रिभुज ए बी सी है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 ए सी, ए से सी इस त्रिभुज का आधार है, वही आधार इस त्रिभुज का है। दोनों त्रिभुजों का आधार हमने ए सी ही रखा है। तो इसका हो जाएगा ए सी गुणा h1 और दूसरे का हो जाएगा 1/2 ए सी गुणा h2। यहाँ पे 1/2 ए सी, 1/2 ए सी इन दोनों में है, वो हम बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में h1 प्लस h2। ये h1 और h2 क्या है? ये दोनों लंबों का योग है जो हमने लंब विकर्ण ए सी पर डाले थे। यहाँ ए सी दोनों त्रिभुजों का आधार है और h1 और h2 आ गया जो हमने लंब डाले थे उनका योग। तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया हमारा 1/2 गुणा आधार जो विकर्ण है हमारा और गुणा शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। यहाँ पे आधार और विकर्ण एक ही बात है। ये जो ए सी था ये विकर्ण भी कह सकते हैं और ये दोनों त्रिभुजों का आधार भी है। तो हमारा फाइनल सूत्र बन गया 1/2 गुणा आधार जिसको विकर्ण कहते हैं और गुणा शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग जो हमारा h1 प्लस h2 हमने प्राप्त किया था। लंब डाल करके शेष दो शीर्ष बचे थे उनसे हमने ये लंब डाले थे। ये हमारा हो गया h1 और ये हमारा हो गया h2। तीसरे नंबर पे हम आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में बताएंगे। यहाँ ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं समान और समांतर होती है। जैसे वर्ग है, वर्ग को हम समचतुर्भुज ही कह सकते हैं परंतु समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं या कई आमने सामने की भुजाएं भी कह सकते हैं। और इसमें एक और खासियत होती है, इसके विकर्ण है वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। यानी ये जो विकर्ण है हमारा ए सी और ये है बी डी, ये भाग इसके बराबर होता है और ये भाग इसके बराबर होता है। यहाँ पे समकोण बनता है 90 डिग्री का कोण, तभी ये लंब समद्विभाजक जो विकर्ण है ए सी और बी डी ये लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब सम में समान, द्वि में दो भाग, ये जो है ए से ओ और ओ से सी बराबर होता है तथा बी से ओ और ओ से डी बराबर होता है। ये समचतुर्भुज की पहचान है, ये भी हमें याद रखना होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी है वो त्रिभुजों में विभक्त करके ज्ञात कर सकते हैं। उस विधि से ज्ञात करें तो आसानी रहेगी। ये जो आकृति है ए बी सी डी समचतुर्भुज है इसलिए इसके विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं।
अब हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज को हमने दो भागों में बांट लिया। कौन कौन से? त्रिभुज ए सी डी, आसानी के लिए एक छोटा चित्र और बना लिया गया है, और त्रिभुज ए बी सी, ये बन गए हमारे दो त्रिभुज यहाँ पर। अब क्या करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार, इन दोनों में भी जो हमने पिछला सामान्य चतुर्भुज का निकाला था विकर्ण, आधार ए सी ही रखेंगे। ए सी गुणा ओ डी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और दूसरे त्रिभुज ए बी सी में 1/2 ए सी आधार ही रखेंगे, और ओ बी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। एक की ऊंचाई ओ डी हो जाएगी और एक की ऊंचाई ओ बी हो जाएगी। क्योंकि ये ए से सी को तो हमने विकर्ण को मिला दिया, ये समचतुर्भुज होने के कारण इसके जो दूसरे लंब शीर्षों से डी और बी से डालेंगे वो भी यहाँ पर एक सीध में ही मिलेंगे, क्योंकि दोनों विकर्ण है वो एक दूसरे के लंब समद्विभाजक हैं। अब यहाँ पर 1/2 ए सी इन दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे हम। तो हमारा बच गया ओ डी प्लस ओ बी। अब ये ओ डी और ओ बी ये बन गया हमारा डी बी, यानी इस डी बी कह दो या बी डी कह दो इसको, इसके दो टुकड़े हैं ओ बी और ओ डी, तो इसका मान हो जाएगा हमारा बी डी। अब क्या है? ए सी ये डी वन पहला विकर्ण है, और बी डी ये हमारा दूसरा विकर्ण है। तो हमें यहाँ पे सूत्र प्राप्त हो गया 1/2 गुणा डी वन गुणा डी टू। यहाँ डी वन और डी टू को हमने विकर्ण माना है, तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा दोनों विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। हमें यहाँ पर है वो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो प्राप्त हुआ। इसके निर्माण कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि आपको समझाई गई। इसमें एक बात याद रखें नोट, कि यदि आकृति बहुभुज यानी 5 भुजाएं हो, 6 हो, 7 हो भुजाओं की हो, तो हम इसे समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज में बांटकर क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, और फिर इन सब का योग करके पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं। यानी अगर बहुत सारी आकृतियां हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, सप्तभुज हो और टेढ़ी मेढ़ी हो, मान लिया ऐसे 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 जा करके अगर हो हमारी, तो उसको भी हमें वो समलंब चतुर्भुज और त्रिभुज में बांट करके लंब डालने वाली प्रक्रिया से है वो इसका क्षेत्रफल हमें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। समलंब और जो त्रिभुज है उसका अलग अलग ज्ञात करके फिर सबका योग करके पूरे सम जो बहुभुज है उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता। कुछ उदाहरणों के द्वारा है वो हम जो उपरोक्त हमने तीनों चतुर्भुजों के निकाले हैं उनके कुछ एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको सवाल हल करके दिखाता हूँ, उससे आपका ये सूत्र की प्रक्रिया है वो और आसानी से समझ में आ जाएगी। यदि समांतर भुजाएं 20 मीटर और 30 मीटर हो तथा उनके बीच की दूरी 12 मीटर हो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हमने जो पहला सूत्र ज्ञात किया था वो था हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, ये हमारा सूत्र था।
यहाँ की जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऊंचाई को उनके बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो 1/2 गुणा, यहाँ पर समांतर भुजाएं कितनी दी हुई है, 20 और 30, तो हम इनका योग कर देते हैं और गुणा 12 मीटर उनके बीच की दूरी दी हुई है। तो 1/2 गुणा 30 और 20 हमारी हो जाएगी 50 गुणा 12। 2 को इससे काट देंगे तो 2 छिके 12, और ये हमारा आ जाएगा 50 को 6 से गुणा करेंगे तो 5 छिके 30, 300 मीटर स्क्वायर, या इसको वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला, जो हमने समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र निकाला था। ये सूत्र है, इस तरह से हम सवाल के अंदर मान रख करके हमें ज्ञात कर सकते हैं। समलंब चतुर्भुज की पहचान क्या है कि भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, भुजाओं का एक जोड़ा, और समांतर होगा तो उसमें लंब समान अपने आप आएगा, तभी इसका नाम है समलंब चतुर्भुज। दूसरा हमने सामान्य चतुर्भुज लिया था। इसमें एक हम क्वेश्चन लेते हैं कि एक चतुर्भुजाकार खेत का विकर्ण 24 मीटर है तथा सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहां हमारा ये सामान्य चतुर्भुज बनता है, तो सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमने क्या निकाला था, हमारा सूत्र था 1/2 गुणा विकर्ण इंटू शेष शीर्षों से डाले गए लंबों का योग। तो 1/2, यहाँ पे विकर्ण कितना दिया है 24, और दोनों शीर्ष दिए हैं 8 और 13 मीटर के। लंबों का योग कर दिया हमने जो शीर्षों से डाले गए थे। तो 1/2 गुणा 24 गुणा 13 और 8 कितने हो गए 21, ये 2 एकम 2, 12 दूनी 24, तो 12 गुणा 21, 12 को 21 से हम गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 का 2 अंसल 4, 21 एकम 21 और 4 25, तो 252 वर्ग मीटर, या इसको हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला था हमने। तीसरा हमने निकाला था समचतुर्भुज वाला। तो एक सवाल लेते हैं हम, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेमी और 12 सेमी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे ये समचतुर्भुज है, उसके विकर्ण दे दिए, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने अभी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकाला था, वो क्या था 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण।
तो यहाँ पे 1/2 गुणा पहला विकर्ण कितना दिया है हमें 7.5, इसके विकर्ण दे दिए दोनों, और दूसरा है हमारा 12, तो 2 एकम 2 और 2 छिके 12। अब आ गया हमारा बच गया 7.5 इंटू 6, इसका हम गुणा कर लेंगे। 6 5 30, अंसल 3, 6 7 42 और 3 अंसल जोड़ी 45, एक के बाद दशमलव यहाँ लग जाएगा, तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको ये भी लिख सकते हैं सेमी स्क्वायर। इसी में कई बार हमें बदल करके भी सवाल दे देता है, जैसे हमें विकर्णों का गुणनफल दे दिया, जैसे इसमें हमारा विकर्ण एक था 7.5 और एक था 12, इन दोनों का गुणा आता है 90 सेमी। अगर हमें ये सवाल बदल के दे दे कि विकर्णों का गुणनफल 90 दिया हुआ है, गुणनफल 90 दे दिया, तब क्या करेंगे हम, हमारा सूत्र क्या लगेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, तो यहां पे हमें विकर्णों का गुणनफल 90 दे रखा है, यानी 90/2, इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें अगर विकर्ण अलग अलग दिए हुए हैं तो पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण रखेंगे, अगर उनका गुणनफल दे दिया है तो हम सीधा ही 1/2 जो गुणा दिया हुआ है वो रख देंगे और उसको हल कर लेंगे, हमारा सीधा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो समचतुर्भुज वाले में सूत्र तो वैसे एक ही है, विकर्णों का गुणनफल। सवाल में अगर हमें अलग अलग पहला विकर्ण और दूसरा विकर्ण दिया हुआ है तो हम इस सवाल को इस विधि से हल करेंगे, और यदि हमें विकर्णों का गुणनफल दे रखा है तो हम इसका सीधा मान है हम 90 ही रख देंगे, क्योंकि यहाँ विकर्णों का गुणा सवाल में 90 दिया हुआ है। तो अब तक हमने परिमाप और क्षेत्रफल के तीसरे भाग तक आयत, वर्ग, वृत्त, समलंब चतुर्भुज, सामान्य चतुर्भुज और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और इनके परिमाप निकालने के बारे में हमने सीखा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को देखते रहें, अगर कोई डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।